मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। और ऐलान न करने की वजह यह है कि इन दोनों की जो लड़ाई है सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों की तकसीम को लेकर के, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। जब मुख्तलिफ पार्टियों का एक अलायंस बनता है तो सीट शेयरिंग को लेकर के, सीटों की तकसीम को लेकर के आपस में लड़ाई होती है, खींचातानी होती है। एनडीए का अलायंस में भी खींचातानी हुई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उस तरह की सीटें नहीं दी जो उनको चाहिए थी, और नीतीश कुमार ने अपने गुस्से का इजहार किया और फौरन बीजेपी ने इस मसले को हल कर लिया। एक दिन भी इस टाइम गुजरने का मौका नहीं दिया। लेकिन आरजेडी में और कांग्रेस में पिछले एक हफ्ते से लड़ाई चल रही है सीटों की तकसीम को लेकर के। पिछले दिनों में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने और उनके ग्रुप ने दिल्ली का दौरा भी किया, सोनिया गांधी तक से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मीटिंग हुई। इसके बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। और फैसला न होने की असल वजह यह है कि आरजेडी चाहती है सबसे ज़्यादा सीटें उसको मिले, और बिहार में कांग्रेस को 60 सीट भी ना मिल सके। उधर बिहार में कांग्रेस ये चाहती है कि कम से कम उसको 70 सीटें मिलनी चाहिए, और इसी पर पूरा मामला अटका हुआ है। आरजेडी ये चाहती है कि गठबंधन में वो अकेले रहे, उसी का पलड़ा भारी रहे, और बकिया पार्टियों के जो वर्कर्स है, जो नुमाइंदे हैं, उसके साथ मिलकर काम करे। आरजेडी ने तो कई पार्टियों को अलायंस में शामिल भी नहीं किया, और बीजेपी की बी टीम भी कह दिया, जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मामला है। एआईएमआईएम के नेताओं ने लगातार आरजेडी के दरवाजे पर जाकर प्रोटेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को खत लिखा, राबड़ी देवी को खत लिखा। उन दोनों के घर के बाहर जाकर अख्तरुल ईमान ने बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और मैसेज दिया कि हमें भी गठबंधन में शामिल करो, हमें कुछ सीटें ही दे दो, हम सेकुलर वोटों को तकसीम नहीं होने देंगे, बीजेपी को हराने के लिए हम सब एक हैं। लेकिन आरजेडी ने सीधे सीरियस नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने उल्टा सीधा जवाब दिया, और अब कांग्रेस को भी अलायंस में बराए नाम रखा जा रहा है। अब तक जो बातें सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि आरजेडी बिहार में 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस को सिर्फ वो 58 सीटें देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के रहनुमा कम से कम 64-65 सीटों का मुतालबा कर रहे हैं। उधर सीपीएम और सीपीआई ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, और उन जगहों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है सीपीआई और सीपीएम ने जहां से कांग्रेस और आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रखा है, या वहां से कम इन दोनों पार्टियों के नुमाइंदे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक नया गठबंधन बना लिया है, और इस गठबंधन में एमआईएम के अलावा आज़ाद समाज पार्टी शामिल है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी शामिल है। एक दो और पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। प्रशांत किशोर पहले से बिहार की तमाम असेंबली की सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस मर्तबा प्रशांत किशोर से नीतीश कुमार को कम नुकसान होगा, बीजेपी को कम नुकसान होगा, और आरजेडी के अलायंस को, कांग्रेस के गठबंधन को ही ज़्यादा नुकसान होगा। प्रशांत किशोर ने बिहार की 243 सीटों में से कई जगहों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कर दिया, जेडीयू ने कर दिया, लेकिन अभी तक आरजेडी ने नहीं किया। और आरजेडी को जो नुकसान होता है, कांग्रेस को जो नुकसान होता है इसी बात का, क्योंकि ये लोग बहुत लेट से अपने कैंडिडेट का ऐलान करते हैं। जो कैंडिडेट पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहा होता है, उसको ये टिकट नहीं देते। अचानक जो उम्मीदवार 2 करोड़ 4 करोड़ पैसा देता है, पैराशूट से उतरने वाले उम्मीदवारों को ये लोग उम्मीदवार बना देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार हो जाती है। मुसलमान और जो इनके वोटर्स है वो तो जी जान लगा देते हैं, पूरी कुर्बानी दे देते हैं, अपने लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनका उम्मीदवार मजबूत नहीं होता। उनका उम्मीदवार जो पैसा क्षेत्र में लगाना चाहता है वो पहले अपने पार्टी को दे देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि उनके उम्मीदवारों की हार हो जाती है। बिहार की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सियासी सूरत हाल है, उसको ज़रा तफसील से समझिए। बिहार में असेंबली की कुल 243 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 सीटों पर जीत। बिहार में 2 गठबंधन हैं, उसके अलावा भी 2 और अहम अलायंस है, या 2 और अहम पार्टी है जिसको सीरियस लेना होगा। पहला अहम तरीन अलायंस एनडीए का, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार और दूसरी कुछ पार्टीज है, और इस वक्त इसी अलायंस के बिहार में हुकूमत है, या कह लीजिए
2005 से कंटिन्यू इसी अलायंस को जीत मिल रही है। 2015 के इलेक्शन में सिर्फ महागठबंधन को जीत मिली थी और उस वक्त जीत मिलने की वजह थी कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे बल्कि वो आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस में थे। उस वक्त आरजेडी को 100 सीटें दी गई थी, नीतीश कुमार को 100 सीटें दी गई थी और कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 सीटें बाकी और पार्टियों को दे दी गई थी और इन सबको शानदार जीत मिली। उसके अलावा तमाम चुनाव में एनडीए को जीत मिलती रही है। एनडीए ने जो टिकट तकसीम क्या है तो उसमें 101 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी गई है, 101 सीटें बीजेपी को दी गई है और जो दूसरी उनकी पार्टी से जैसे जितेंद्र राम मांझी भी उनकी पार्टी में है तो उनको 6 सीटें दी गई है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अपनी एक नई पार्टी बनाई, उसको 6 सीटें दी गई है। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई। चिराग पासवान को जो 29 सीटें एनडीए के अलायंस में दिया गया तो कई वो सीटें दी गई है, कई वो असेंबली का हल्का चिराग पासवान को दे दिया गया जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के सिटिंग एमएलए थे और नीतीश कुमार ने सख्त रिएक्शन दिया। खबर यह भी सामने आने लगी कि नीतीश कुमार ने बिहार की तमाम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है कि अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और नीतीश कुमार का जैसे स्टेटमेंट सामने आता है बीजेपी में कोहराम मच जाता है। पटना से दिल्ली तक फोन का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अमित शाह खुद मैदान में आते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, नीतीश कुमार से बात करते हैं और फिर यह फैसला होता है कि चिराग पासवान को जो सीटें दी गई है वहां पर टिकट तो लोजपा का होगा, चिराग पासवान का सिंबल होगा, लेकिन वो नीतीश कुमार की पार्टी का ही उम्मीदवार होगा, उनका जो सिटिंग एमएलए है वही होगा। इस तरह और भी नीतीश कुमार को समझाया जाता है और फाइनली नीतीश कुमार इस मसले को हल कर लेते हैं। ये खबरें भी सामने आई कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे, क्योंकि इधर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे बीजेपी से और तेजस्वी यादव की नाराजगी बढ़ रही है कांग्रेस से, अभी तक मसला हल नहीं हुआ, तो ये दोनों साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यह खबर कुछ सेकंड और मिनट की थी, अब यह खबर नहीं है, नीतीश कुमार मान चुके हैं। अब जरा इस तरफ देखिए, जो इंडिया अलायंस से महागठबंधन जिसको कहा जाता है, इसमें कांग्रेस को सिर्फ आरजेडी 58 सीटें दे रही है और आरजेडी 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। सीपीएम को 18 सीटें दी गई है, सीपीआई को 7 सीटें दी गई है और पशुपति पारस भी इस पार्टी में आना चाह रहे हैं, उनको 3 सीटें देने की बात हो रही है। जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको 1 सीटें दी जाएगी, किसी और भी पार्टी को 1 सीट दी जा सकती है। उसके अलावा मुकेश सहनी जो खुद को बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहा है उसको 16 सीटें दे दी गई है और वहां पर आरजेडी ने यह शर्त रखी है कि 16 सीटों में से 8 सीटों पर मुकेश सहनी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन 8 सीटें वो होगी जहां पर सिर्फ सिंबल मुकेश सहनी का होगा, लेकिन जो उम्मीदवार होगा वो माफ़ कीजिएगा आरजेडी का होगा या कांग्रेस का होगा। उसके अलावा और भी कुछ लोग इनकी पार्टी में आ सकते हैं, इनके अलायंस में आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी एक अंदाज़ा है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि आरजेडी अभी भी 58 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं देना चाह रही है। उसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस की सीटें हैं जहां पर पिछले दिनों में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, कम वोटों से हार गए थे, कुछ जीत गए थे, वहां पर आरजेडी उनको टिकट नहीं देने दे रही है और ज़्यादातर वो सीटें हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार है। जैसे दरभंगा में जाले असेंबली की सीट है, वहां से मशकूर उस्मानी 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और शानदार उनका रिकॉर्ड था, बहुत ही कम वोटों से हार गए थे और वोटों से इसलिए हार गए थे क्योंकि आरजेडी ने वहां पर सपोर्ट नहीं किया था, तेजस्वी यादव ने उनके लिए जाकर रैली नहीं की थी। जो वहाँ कांग्रेस का साबिक एमएलए है उसने मोहम्मद अली जिन्ना का इशू छेड़कर मोहम्मद मशकूर उस्मानी को बदनाम किया और अब खबर यह है कि आरजेडी वहाँ पर मशकूर उस्मानी का टिकट काट रही है और अपने एक उम्मीदवार को वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाह रही है। इसी तरह औराई में आफ्ताब आलम को पिछली मरतबा टिकट मिला था सीपीएम से और वो जीत के करीब थे, वहाँ भी आरजेडी के लोगों का, यादव समाज का उनको समर्थन नहीं मिला और इस मरतबा वहाँ से भी उनका टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह तौकीर आलम है जो कटिहार की एक असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और सिर्फ 3000 वोटों के फासले से हार गए थे। अब इस मरतबा वो सीट भी आरजेडी उनको देने नहीं दे रही है। इसी तरह सासाराम की एक सीट है, तुराब नियाजी नौजवान लड़का, यूथ लीडर, वो वहाँ का लोकल चुनाव जीत चुका है और इस मरतबा वो कांग्रेस के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा था। पप्पू यादव का पूरा सपोर्ट, प्रियंका गांधी भी चाह रही है
राहुल गांधी तक की ऑफिस से ये मैसेज आ जाता है, उसके बावजूद आरजेडी कह रही है कि नहीं, वहाँ से हमारे सिंबल पर हमारा कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तुराब न्याजी को उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाएगा। तो जो नौजवान मुस्लिम लीडर्स हैं, जो यूथ लीडर्स हैं, जो कौम और मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते हैं, सबों को साथ लेकर चलते हैं, उन सब का पत्ता भी आरजेडी की तरफ से काटा जा रहा है। इधर दरभंगा मधुबनी में सिर्फ जो 3 पुराने मुस्लिम लीडर्स हैं उनके बेटों को आरजेडी टिकट दे रही है, उसके अलावा किसी नए को टिकट नहीं दे रही है। उसमें एक नाम अली अशरफ फातमी का है, वो चाहते हैं कि उनके बेटे फराज फातमी को टिकट मिल जाए। इसी तरह अब्दुल बारी सिद्दीकी चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। और मधुबनी की 20वीं असेंबली सीट से जनाब डॉक्टर फयाज अहमद ये चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। इसके अलावा जो नए लीडर्स सामने आए हैं, जो यूथ हैं, जो कौम की आवाज़ हैं, उनको आरजेडी टिकट नहीं दे रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी कोशिश की थी गठबंधन करने की, अलायंस में शामिल होने की, लेकिन आरजेडी ने पूरे प्रोपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, अलायंस में शामिल नहीं किया। आरजेडी के एडवाइजर और राज्यसभा एमपी प्रोफेसर मनोज कुमार झा साहब ने तो यहां तक कह दिया कि एआईएमआईएम को बिहार में चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं बीजेपी इख्तिदार से दूर रहे, बीजेपी सत्ता में ना आए, सेकुलर पार्टियों की सरकार बने, तो इसके लिए उनको कुर्बानी देनी चाहिए और उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे, आप हमें अलायंस में शामिल कीजिए, सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए। इसके बावजूद नहीं दिया गया। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% से ज़्यादा, लेकिन उनको 6 सीटों का मुतालबा था एमआईएम का कि आप सिर्फ 6 सीटें हमें दे दीजिए। ये 6 सीटें नहीं दी गई और वो 6 सीटें भी सीमांचल में मांगी गई थी। इधर मुकेश सहनी को 16 सीटें आरजेडी ने दे दी है, दूसरे लोगों को उन्होंने टिकट बांटना शुरू कर दिया है। अब एआईएमआईएम ने जो नया अलायंस बनाया है वो क्या है उसको समझिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तरुल ईमान, इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है और जिनको नगीना लोकसभा में मुसलमानों के वोटों से जीत मिली, वो एमपी बन गए, उनके बिहार में सदर हैं मोहम्मद जौहर, और एक और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है। तो इन सब लोगों ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और वहां उन लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब खबर यह है कि जो तीसरा अलायंस बना है एआईएमआईएम का, आज़ाद समाज पार्टी का, स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये लोग बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनमें 35 सीटों पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी, 34 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। इन लोगों की कोशिश ये है कि कुछ और पार्टियों को भी इस अलायंस में शामिल किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले इलेक्शन में यानी 2020 में भी एक अलायंस बनाया था और उस अलायंस में उस वक्त मायावती की पार्टी शामिल थी, बिहार में बीएसपी। इसी तरह उस अलायंस में उपिंदर कुशवाहा की पार्टी शामिल थी, कुछ और लोग भी शामिल थे और वो अलायंस सक्सेसफुल नहीं रहा। एआईएमआईएम को सिर्फ सीमांचल के इलाकों में जीत मिली और बीएसपी के जमा खान को जीत मिली, बकिया किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकी। बहरहाल दोबारा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अलायंस बनाया है। एआईएमआईएम की भी एक प्रॉब्लम यह है कि ये दूसरे लोगों को अपने अलायंस में तो शामिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथों में होती है या मुसलमान जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह की पार्टियों को एआईएमआईएम भी अपने अलायंस में शामिल नहीं करती है। जैसे एसडीपीआई को एआईएमआईएम कभी भी अपने अलायंस में शामिल नहीं करती, या इस तरह की कुछ और पार्टीज़ है जिसकी क़यादत और लीडरशिप मुसलमानों के हाथों में है, तो एमआईएम भी उससे दूरी बनाए रखना चाहती है। उधर जब टिकटों की तकसीम का सिलसिला बीजेपी में शुरू हो चुका है तो बीजेपी में बगावत भी हो रही है, तोड़फोड़ भी हो रही है और इस वक्त खबर आ रही है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, लोग सुसाइड करने को तैयार है, पेट्रोल लेकर वहां दफ्तर के बाहर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे, पेट्रोल फेंक कर आग लगा लेंगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये मामला हो रहा है औराई की एक सीट को लेकर के। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में असेंबली की एक सीट है जिसको औराई असेंबली हल्का कहा जाता है। वहाँ सूरत कुमार बीजेपी के एमएलए थे, जीते हुए थे। अब उनका टिकट काट कर किसी और को दे दिया गया। अब जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो सीधे बीजेपी के दफ्तर पर पहुँच गए और ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लेट चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके हैं, बाहर निकलने को तैयार
तैयार नहीं है। उधर जनता दल यूनाइटेड में भी अफरा तफरी है। बीजेपी ने 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है, वो लोग मैदान में जाकर तैयारी कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने 57 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है, वो लोग भी मुकम्मल तैयारी मैदान में जाकर कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर अभी तक ऐलान नहीं किया है तो आरजेडी ने कुछ लोगों को सिंबल और टिकट ज़रूर दे दिया है, लेकिन फिर खबर ये सामने आई कि उनसे सिंबल को दोबारा वापस ले लिया गया है या कम से कम उनको रोक दिया गया है अभी वो नॉमिनेशन फाइल न करे। तो नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला जारी है। बिहार में 2 फेज़ में इलेक्शन है, पहला 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच मुसलमानों को भी लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को उसमें टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, उसमें भी एक भी उम्मीदवार का नाम शामिल नहीं है। मुझे जो सूत्रों से और ज़राए से खबर मिली है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सीनियर नेता, अपने कदावर नेता शहनवाज हुसैन को अप्रोच किया था और उनसे कहा था किशनगंज असेंबली सीट से चुनाव लड़ने को, लेकिन शहनवाज हुसैन को पहले ही लग गया कि अगर यहाँ बीजेपी का हमें टिकट मिलता है, हम उम्मीदवार बनते हैं तो ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, इसलिए अपनी इज्जत इसी में है कि हम चुनाव न लड़े। और उसके बाद फिर वहाँ से उस महिला को उम्मीदवार बनाया गया जो पिछले 4 मरतबा से लगातार चुनाव हार रही है और चुनाव हारने में उसका एक नया रिकॉर्ड है। बहरहाल शहनवाज हुसैन का किशनगंज से पुराना रिश्ता है, बीजेपी के टिकट पर वो किशनगंज से एमपी रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी ने अप्रोच किया था। लोगों की शिकायत यह है कि बीजेपी की जो मरकजी क़यादत है, बीजेपी का जो पूरा सियासी ढांचा है, उसमें अब शहनवाज हुसैन के लिए कोई जगह नहीं है। 2020 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, एनडीए की, तो शहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर एक मिनिस्ट्री भी दी गई थी, लेकिन बीच में जब सरकार गिरी तो फिर शहनवाज हुसैन का कैरियर ख़त्म और दोबारा कोई चांस उसको नहीं मिल सका और अब बिल्कुल वो गायब है। न मीडिया में कहीं कोई जगह शहनवाज हुसैन को नहीं मिल रही है। अब बीजेपी ने कहा था कि आप शहनवाज हुसैन हो, जाओ किशनगंज से चुनाव लड़ो, और लड़ते तो और उनकी जिल्लत रसवाई होती। अच्छा हुआ शहनवाज हुसैन साहब ने वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसी तरह जो मुख्तलिफ मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट है या दूसरे ग्रुप्स हैं, वो सब मांग ये कर रहे हैं इंडिया अलायंस से कि बिहार में कम से कम 40 सीटों पर मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को 30 से भी कम सीटों पर पूरे इंडिया अलायंस की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, जो बड़ा अलमिया है। इसके अलावा किशनगंज के कोचा धामन की सीट का मसला भी फंसा हुआ है। कोचा धामन सीट पर 2 लोगों ने अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर आरजेडी को ज्वाइन किया और वो दोनों आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आरजेडी फैसला नहीं कर पा रही है कि वहाँ से किसको वो उम्मीदवार बनाए। एक नाम है इज़हार असफ़ी का, इनको साल 2020 में AIMIM के टिकट पर वहाँ से जीत मिली थी, लेकिन बीच में इन्होंने गद्दारी की, धोखा दिया और आरजेडी को जाकर ज्वाइन कर लिया। आरजेडी ने इनको कहा था 2025 में उनको ही वहां से टिकट दिया जाएगा। उसके बाद इसी साल का मामला है, यानी 2025 का, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता, कई मरतबा के एमएलए रह चुके मास्टर मुजाहिद ने भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जनता दल यूनाइटेड से नाराजगी का इजहार किया, नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। और जब वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके थे तो उनको AIMIM भी अप्रोच कर रही थी कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहां से टिकट मिलेगा। आरजेडी भी उनको अप्रोच कर रही थी और मास्टर मुजाहिद को लगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक कम्युनल पार्टी होने का टैग लगा हुआ है, इनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो अच्छा ये होगा कि हम आरजेडी को ज्वाइन कर ले। आरजेडी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मुतालबा किया था, शर्त रखी थी कि कोचा धामन से उनको टिकट मिलना चाहिए। कोचा धामन से 2 मरतबा मास्टर मुजाहिद एमएलए भी रह चुके हैं, उनका वो पूरा अपना इलाका है। अब मसला यहाँ पर यह फंस चुका कि आरजेडी ने दोनों से वादा किया है कोचा धामन से टिकट देने का, मास्टर मुजाहिद को भी और इज़हार असफ़ी को भी। अब आरजेडी इन दोनों में से किसको टिकट देगी, और यकीनी तौर पर एक को ही आरजेडी का टिकट मिलेगा, 2 को नहीं मिल सकता है। और जिसको नहीं मिलेगा कौम उनकी खबर ले सकती है, उनकी जो ज़िल्लत और रसवाई होगी उसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरजेडी को जिस उम्मीद के साथ इन लोगों ने ज्वाइन किया उसी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा। और लोगों का मानना यह है कि इज़हार असफ़ी को ही टिकट नहीं मिलने वाला है। इज़हार असफ़ी साहब की कई वीडियो भी वायरल हो चुकी, जिसमें देखा जा रहा है कि जब वो आवाम के बीच में जाते हैं टिकट मांगने तो उनको भगाया जाता है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। उधर कई और भी इलाकों में जो मामला है वो ख़राब होता जा रहा है। प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने
मुसलमानों को आबादी के लिहाज से टिकट देने का ऐलान कर रखा है और तकरीबन 40 उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जनसुरात से मुसलमान हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आरजेडी से, कांग्रेस से या जनता दल यूनाइटेड से मुसलमान उम्मीदवार थे, लेकिन जब उनको वहां टिकट नहीं दिया जा रहा है तो वो लोग जनसुराज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह तुराब नियाजी का मामला है, मजबूरी में उसे कांग्रेस को छोड़कर जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा और उससे वो नौजवान चुनाव लड़ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बिहार की मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किसकी सरकार चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।